नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 1.5 साल से भी ज़्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अपना टारगेट तय कर लिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उस दिशा में तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी की तैयारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी में बीजेपी क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है, जिसके चलते बीजेपी ने अपने सबसे कमज़ोर गढ़ पश्चिमी यूपी को सबसे पहले दुरुस्त करने की रणनीति बनाई है और ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी खुद को हर उस क्षेत्र में मजबूत करने में जुट गई है जहां 2019 लोकसभा चुनाव में कमज़ोर साबित हुई थी, और बीजेपी इस बार किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए उसने अपना पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित कर दिया है, जिसमें सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद और रामपुर तक का इलाका है। 2019 और 2022 के चुनाव में बीजेपी को इसी बेल्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी अपने शक्ति केंद्र को पीएम मोदी के मन की बात के आयोजन से लेकर सरकारी योजनाओं के फीडबैक लेने और आम लोगों से संवाद कर पार्टी के लिए माहौल बनाने में जुट गई है। हालांकि बीजेपी की तैयारी कितनी कारगर साबित होती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे अवनीश त्यागी बीजेपी से, अनूप दीक्षित सपा से और डॉक्टर निंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले हम आएंगे अवनीश त्यागी जी, आपके पास। पूरी धार दे रहे हैं आप 2024 को लेके, और केंद्र में विराजमान है उत्तर प्रदेश। अगर सबसे बड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि का और सबसे बड़े राजनीतिक बदलाव का केंद्र है उत्तर प्रदेश, क्या तैयारियां हैं वहां पर? तो उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी चाक चौबंद होकर अब तैयारियों में जुट गई है 2024 की, और तमाम विपक्षी दलों से लेकर तमाम उन दलों के लिए जो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में अपनी ज़मीन खोज रहे हैं, उनके लिए कड़ा संदेश और स्पष्ट संदेश कि इस बार पूरा उत्तर प्रदेश जीतने का संकल्प, संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीतने का संकल्प। लेकिन क्या वाकई में समाजवादी पार्टी, बसपा, 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी वहां पर हैं, और कुछ एक क्षेत्रीय दल जिनकी अपने क्षेत्र में बड़ी पैठ है? अवनीश जी, तैयारियां पूरी हैं, चाक चौबंद हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश को क्लीन स्वीप कैसे कर लेंगे? सपा किसी चुनौती के रूप में नहीं दिख रही वहां पर। चंद्रशेखर जी, देखिए, जनता, भारतीय जनता के पास, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों से, अपनी योजनाओं से, अपनी नीतियों से और जनता से जुड़ाव से लगातार, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, वो जनता से लगातार टच। जनता के मन में क्या है, जनता के मन की बात को बेहतर जानता है, उससे पूरा करने की कोशिश। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पिछले 5 वर्ष की सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। तो उसी की वजह रही कि 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार, योगी जी कामयाब हुए। उधर दिल्ली में मोदी जी का कोई विकल्प देश में इस समय है नहीं। इसलिए ये लग रहा है, जैसा मुझे दिख रहा है और जैसा विपक्ष के काम दिख रहे हैं, कि 24 में हमें कोई चुनौती नहीं। जो लक्ष्य 24 के लिए तय किया गया है, वो तय कर लक्ष्य को हम पूरी तरह पाएंगे, 100% पा लेंगे।
और उसके लिए हमने काम भी शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने कमजोर गढ़ उनको चिन्हित करके, जो केंद्र थे, जो बूथ थे, उनके जाने का काम, उनसे लोगों से मिलने का काम, जन संवाद, उनकी समस्याएं सुलझाने का काम, ये बेहतर तरीके से कर दिया। तो चंद्रशेखर जी, आप देखेंगे कि उपचुनाव हुए आजमगढ़ में और रामपुर। रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, इस तरह से जिताया, उस तरह से बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में अपना लक्ष्य पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उतना ही निष्ठावान है जितना नेतृत्व, और नेतृत्व की संवेदनशीलता की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। जनता के प्रति उसकी समर्पण, जनता के प्रति उसकी अपनी संवेदनाएं, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ठीक है भाई, कार्यकर्ताओं की मेहनत, ठीक है, और नेतृत्व का निर्देशन, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्य 100% बिल्कुल। अनूप दीक्षित जी, क्या वाकई में जैसे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो बॉडी लैंग्वेज थी पहले अखिलेश यादव की वो अलग थी, लेकिन हवा धीरे धीरे बदलती गई और आप एकदम हाशिए पर आ गए, तो क्या लगता है कि टक्कर बिल्कुल भी कमज़ोर हो चुकी है? क्योंकि बीजेपी जितनी आश्वस्त होकर तैयारियां कर रही हैं, उसके मुकाबले में तैयारियों को समाजवादी पार्टी को कैसे देखें? क्योंकि आप तो वहाँ पर कड़ी चुनौती दे रहे थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गठजोड़ किया था, हालांकि आपने जयंत चौधरी को दिल्ली का रास्ता दिखाया भी, दिल्ली वो पहले भी जा चुके थे, लेकिन क्या लगता है आपको कि कहीं आपकी चुनौती बड़ी होती नजर आ रही है बीजेपी के सामने? चंद्रशेखर जी, हमारी चुनौतियां बड़ी नहीं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है जमीनी स्तर पर, और मजबूती से जमीनी स्तर पर काम करने के साथ ही हम बराबर निरंतर दिन ब दिन अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए चले जा रहे हैं। आप 2017 के आपेक्ष में 2022 में देखिए चंद्रशेखर जी, कहाँ 2017 में हम 50 सीटों पर थे। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2022 में जनता के बीच में गए, जनता को हमने अपनी बातें बताई, अपनी नीतियां बताई, जनता को विश्वास हुआ हमारी नीतियों पे, जनता ने हमको मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करने में, आज हम 112, 15, 117 मजबूत विपक्ष की भूमिका इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में अदा कर रहे हैं। रही बात आपने चंद्रशेखर जी भाजपा की तैयारियों की, जहां तक बात करें, भाजपा की तैयारियों में क्या है कि भाजपा तैयारियां नहीं कर रही है, भाजपा सिर्फ विपक्ष को निशाना बना रही है कि विपक्ष मजबूत किस जगह, किस स्थिति में, किन किन प्रदेशों पर है। चाहे आप उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र देखा कि एक बहुत मजबूत विपक्ष सरकार बनाए हुए चल रहा है, भाजपा ने ईडी, सीबीआई इनका भय दिखाया, विपक्ष को तोड़ दिया और भाजपा तुरंत वहां जाके सत्ता में बैठ गई। भाजपा सिर्फ इस समय अपना एक प्रोपोगंडा बनाए हुए है कि जिस प्रदेश में मजबूत विपक्ष है, किसी तरह विपक्ष को तोड़ दिया जाए। उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी के ऊपर कम अत्याचार किया भाजपा? बराबर आजम खान साहब के ऊपर डोरे डाले, बराबर शिवपाल जी के ऊपर डोरे डाले, बराबर रामचंद्र राजभर जी को आपने अपने जेट प्लस की सुरक्षा देके उनको अपने कब्जे में करने का प्रयास किया। तो कर तो भाजपा सब जगह यही रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो। नहीं, आपके लिए बहुत संभावनाएं, जो संभावनाओं का जिक्र भाई, जो संभावना बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी, चलिए आपको दिख नहीं रही है संभावना, मैं आऊंगा आपके पास। इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए मैं 4 जगह ऐसी देख रहा हूँ जहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा पशुपेश की स्थिति है। रीता बहुगुणा जोशी अपने पुत्र को लेकर चिंतित रहीं और अंततः उनके पुत्र ने समाजवादी पार्टी के साथ जाना उन्हें लगा ठीक है। उसके बाद वरुण गांधी जिस तरह बोल रहे हैं एकदम बीजेपी के खिलाफ है। मेनका गांधी नहीं बोल रही हैं लेकिन चुप भी नहीं करा रही हैं वरुण गांधी को। स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य खामोश हैं लेकिन पुरजोर नहीं है। ऐसे कई जगह हैं जहां पर बहुत होमवर्क होना बाकी है चुनाव से पहले। क्या लगता है आपको कि जो क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर चिंतित है और
अभी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो बिहार में हुआ है उससे नुकसान हो रहा है, तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप लेना आसान है, या रणनीति के आधार पर भी उसको हासिल किया जा सकता है? जी नमस्कार चंद्रशेखर जी। जी। सभी लोगों को पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरी आवाज तो साफ आ रही है चंद्रशेखर जी ना? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि इलेक्शंस की तैयारी करना, जनता के मुद्दों पर जनता से जुड़ने का प्रयास करना, ये सतत प्रक्रिया है और सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए, पहली बात। और अगर सत्ताधारी पार्टी आगे बढ़कर जुड़ने की बात कर रही है और अपने अस्तित्व को और मजबूत करने की बात या बरकरार रखने की बात करती है, तो ये उसकी अच्छाई मानी जाएगी। ये काम मूलतः विपक्ष को ज्यादा जोर शोर से करना चाहिए। इसका उदाहरण आप अभी तत्काल बिहार में देख सकते हैं। सत्ता में कल तक थी भाजपा, तो जो भी काम कर रही थी पर्दे के पीछे, जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन सत्ता से बाहर होते देखिए उनका धरना प्रदर्शन बाकी सारी चीजें शुरू हो गया तुरंत, क्योंकि उनको पता है कि हमको अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी है अकेले दम पर, और अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना है अगर बिहार में वापसी करनी है, और साथ साथ में केंद्र में सरकार वापस 2024 से बनानी है। क्योंकि देखिए, जो देश में राजनीतिक तौर पर उर्वरा भूमि सबसे अधिक मानी जाती है वो उत्तर प्रदेश और बिहार। पहले तो बिहार में, चूंकि अविभाजित बिहार जब उसके साथ झारखंड जुड़ा था, तो वहां पे लोकसभा की 54 सीटें हुआ करती, इसलिए उत्तर प्रदेश की 84 और वहां की 54, इन दो राज्यों को मिलाकर कर केंद्र की राजनीति लगभग तय हो जाती थी उत्तर भारत में। जब डिवीजन हो गया तो 40 हो गया, लेकिन बिहार की भूमि राजनीतिक तौर पर इतनी उर्वरा है कि उसको छोड़ करके राजनीति की बात करना देश में नामुमकिन है और उचित भी नहीं है। तो बेशक वहां सिर्फ 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन चूंकि उसको अपने कोष का एक मूल खंड मान रही थी भाजपा की, 40 में से जेडीयू के एसोसिएशन में कम से कम गठबंधन वहां से 2024 से टारगेट करके बीजेपी में चल रही थी कि 25 से 30 सीटें तो जीत ही लेगी 40 में से। तो अब जो डेफिसिट वहां पे हुआ है, क्योंकि अकेले लड़ना होगा तो निश्चित तौर पर पे जो पूरा विपक्ष एक तरफ होगा, तो भाजपा तत्कालिक तौर पर प्रैक्टिकली ये मान के चल रही है कि हम उतना हासिल कर पाएंगे बिहार में जितना उनका पहले से लक्ष्य था। इस कारण से उत्तर प्रदेश में जो ये बात आई है, जिस पे आप चर्चा भी आज कर रहे हैं, इंदुकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, दरअसल पॉलिटिक्स का पावर हाउस कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, और यहाँ पर क्लीन स्वीप करना बीजेपी का सपना मतलब एक बीजेपी की रणनीति रहेगी, सपना नहीं रणनीति। अवनीश जी, आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सपना नहीं रणनीति, ठीक है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि वरुण गांधी, मेनका गांधी का फैक्टर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए? हमसे पूछ रहे हैं ना जी। देखिए, वरुण गांधी, मेनका गांधी, या फिर जो आपने बात किया रीता बहुगुणा जोशी जी का, संघमित्रा मौर्य, जी जी, ये जितने भी फैक्टर हैं, या इवन आप देखें उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो ओपी राजभर या मौर्य जी की बात कर लें, तो ये सारी चीजें एक तरफ, और अगर भाजपा ने जो अभी प्रयोग किए हैं 2014 के लोकसभा में, 2017 के विधानसभा में, 2019 के लोकसभा में और अभी 2022 के विधानसभा में, ये प्रयोग अगर उनका सफल रहता है तो देखिए, जिस तरह से सपा को ये मौका मिला था चंद्रशेखर जी 2022 के विधानसभा चुनाव में, और जिस तरह के माहौल में उन्होंने विपक्ष के काफी सारे छोटे छोटे दलों को एकत्रित किया था,
ये अवसर उन्हें बार बार नहीं मिलना है। 2017 में उन्होंने प्रयोग किया विधानसभा में, एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़े सपा के साथ। 2019 में वो साथ में आए अपने साथ लेकर के बसपा को। लेकिन आप देखिए, और अभी 2022 का उदाहरण देखिए, सबसे अलग होकर लड़े, छोटे दलों को साथ लिया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कर लिए। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, और भाजपा ने एक जो जितने भी सर्वे हुए थे, चंद्रशेखर जी आप याद करिए, 2019 की लोकसभा का मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और एक पत्रकार के तौर पे मैं भी वहां कवर करने गया था, वाराणसी और ईस्टर्न यूपी। मैंने स्वयं महसूस किया था कि 80 सीटों में से भाजपा बहुत बेहतर स्थिति में भी होगी तो 45 से 50 सीटें लेकर के आएगी। किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि वो 64 सीटें ले जाएंगे। और ये देखिए कि क्यों, उसका बड़ा कारण क्या था, क्योंकि बसपा जैसी एक मजबूत पार्टी और धुर विरोधी पार्टी के साथ अलायंस कर करके वहां चुनाव मैदान में सपा आई थी जी। वो उसका उदाहरण आप उस तरह से ले सकते हैं, बिल्कुल जैसे इसका रेसिप्रोकल आप देखेंगे तो बिहार में जैसे आरजेडी और जेडीयू एक हो गए थे 2015 में, उस तरह की स्थिति थी वहां पे। ठीक है। तो ऐसे में भी अगर भाजपा ने 80 में से 64 सीट निकाल ली, और अभी तमाम विपरीत परिस्थितियों में किसान आंदोलन का कितना उपयोग किया विपक्षी पार्टियों ने, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो माना जाता है कि ये दो ही जगह का आंदोलन था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुख्य रूप से पंजाब, जो कि जाट बहुल इलाके हैं। और उसके बावजूद अगर सत्ता में भाजपा आ गई तो ये विपक्ष के लिए बहुत चिंतन की बात है कि वो कब तैयारी करेंगे और कैसे करेंगे। और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि सपा के लिए, अनूप जी, ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मेरे अच्छे मित्र हैं अखिलेश जी, मेरी कई बार उनसे व्यक्तिगत तौर पर मैंने इंटरव्यू किया है, बातचीत है, लेकिन मैंने भी उनसे कहा था, कुछ अपने सुझाव दिए थे उनके मांगने पर। मैं बताऊं कि ओवर कॉन्फिडेंस में समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव हारी है। ओवर कॉन्फिडेंस, ये बिल्कुल बहुत अच्छी आपने सही बात बिल्कुल कही है। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा लगा था कि भाई क्लीन स्वीप हो गया है, समाजवादी पार्टी ही चारों तरफ आ रही है। और अभी देखिए 2 सीटों पे जहाँ बाई इलेक्शन हुए, आजमगढ़ में और यहाँ पे उनके रामपुर में, और दोनों जगहों पे जिस तरह से सपा हारी है, ये उनकी अंदरूनी राजनीति, फूट और ओवर कॉन्फिडेंस। आप देखिए अखिलेश जी कहीं प्रचार के लिए नहीं गए, एक जगह आजम को उनकी औकात बतानी थी और आजमगढ़ में अपने पारिवारिक सदस्य को बताना था कि अखिलेश का क्या मतलब है। और अगर ये बात है तो ये निश्चित तौर पे बहुत गलत बात है। और अगर ये बात नहीं थी तो 1 मिनट, और प्रचार के लिए न जाना, ये कौन सी स्ट्रेटजी है जहाँ पे आपके खिलाफ जो है भाजपा, उसने सब कुछ साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। ठीक है। और आप वो सत्ता में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति, वो बताएं आप। इंदुकांत जी, अनूप दीक्षित जी, वाकई में जब चुनाव शुरू हुआ था विधानसभा का, तब लग रहा था, और जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य टूट के आए थे, ऐसा भौकाल रच दिया था उस समय तो आपने कि भाजपा पूरा हिल गई थी अंदर से कि भाई कितने विधायक तोड़ देंगे, क्या गजब कर दिया है, क्या गजब रच दिया है, धड़ाधड़ इस्तीफे, धड़ाधड़ इस्तीफे। हम तो ब्रेकिंग ही ये चला रहे थे, बस ये भाजपा से 4 गए, 6 गए, 3 गए, 2 गए, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी अखिलेश यादव की, वो ऐसी होती गई कि बस अब कुछ रह ही नहीं गया है, मुख्यमंत्री की शपथ लेना रह गया है। और फिर चुनाव पलटने लगा, और पलटते पलटते इतना आप धराशायी हुए कि भाई आप देख रहे हैं कहाँ बैठे हैं आप। चंद्रशेखर जी, 2022 विधानसभा के चुनाव, इन चुनावों से मैं बेशक आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ न कुछ कमियां हमें रही। यदि कमियां न रही होती तो जिस हिसाब से हमारी स्थितियां थी चुनाव के समय, उसके बाद जब सीटों में वो स्थितियों से सीटें कन्वर्ट हुई, तो हमारी संख्या जो घटती चली गई, इसका कहीं ना कहीं क्या कारण था, उन्हीं कारणों का अवलोकन करने के लिए ही समाजवादी पार्टी ने नए सिरे से अपने पूरे संगठनात्मक ढांचे को बदलने का प्रयास किया, और ये प्रयास किया कि इसको और मजबूत करके कैसे हम 2024 की लड़ाई लड़ सकते। यदि हमें कमियां न रही होती तो हमको अपना संगठनात्मक सिस्टम
बदलने की आवश्यकता ही नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप की रणनीति को लेकर अपना खाका तैयार करने में जुट गई है, लेकिन कई परेशानियां इस बार बीजेपी के सामने हैं और सबसे बड़ी परेशानी वरुण गांधी के बगावती बोल, मेनका गांधी का मौन समर्थन, स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य, हालांकि वो खामोश रही है लेकिन पिता के साथ बराबर रही हैं, और रीता बहुगुणा जोशी, उन्होंने बराबर तेवर दिखाए थे चुनाव में। अब कैसे पुत्र के टिकट को लेकर उस समय लगातार बगावती बोल नहीं बोले लेकिन बगावत में शामिल रहीं, और भी कई ऐसे सांसद जिनके बारे में निर्णय होना शेष है। तो क्या वाकई में जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीतने का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को पॉलिटिक्स का पावर हाउस कहा जाता है, ऐसे में बीजेपी जिस रणनीति को बना रही है, और रणनीति में बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष वहाँ नहीं है, और जो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने भी अब लगता है कि फ्री हैंड ले लिया है, क्योंकि जब से सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं ये समझा जा रहा था कि पहले पावर सेंटर 2 हैं, लेकिन अब 1 पावर सेंटर हो गया है। तो ऐसे में जी अनूप दीक्षित जी, तो उस समय आप चुनाव अपने हाथों से आप हारे, लेकिन अब जो चुनाव है 2 सीटों पर आपको कहीं साबित करने का मौका था, लेकिन वहां भी आप साबित नहीं कर पाए। चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज कट रही है। जी चलिए, दरअसल जो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनौती देनी थी वो विधानसभा चुनाव में भी नहीं दे पाए, और उसके बाद रामपुर और आजमगढ़ की सीटें हार कर बिल्कुल ये तय कर दिया कि समाजवादी पार्टी हर एक चुनौती से बाहर है। अनूप जी, क्या लग रहा है कि उन 2 सीटों में 1 सीट भी जीत लेते तो कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व या आपका स्थान सुरक्षित रहता, लेकिन हालात बहुत बदतर हैं इस समय। पिछले 10-15 सालों का आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि प्रदेश में जिस पार्टी की सत्ता होती है उस चुनावों में अधिकतर बार ऐसा देखा गया है कि उसी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने बहुत अधिक प्रयास नहीं किया। रही बात आप इन 2 सीटों पे, आप 2017 से 22 की तुलना कीजिए चंद्रशेखर जी, आपको 2017 से 22 के बीच का अंतर समझ में आएगा। लेकिन आप 2022 में ही उपचुनाव के 2 सीटों की तुलना करेंगे तो चूंकि जब वो चुनाव लड़े गए तब तक समाजवादी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया। तो दोबारा से कंप्लीट किया जा रहा था, संगठनात्मक कार्रवाइयां की जा रही थी, बराबर उन पे मीटिंग, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बराबर इस चीज पे जोर दिया कि हम चुनाव में हमसे कहाँ क्या कमियां रह गई, कहाँ हम उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी बातें नहीं बता पाए। ठीक है, ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। अवनीश त्यागी जी, अवनीश त्यागी जी प्रदेश अध्यक्ष अभी नहीं है, और जो वहाँ पे संगठन महामंत्री थे सुनील बंसल, वो भी राष्ट्रीय महामंत्री बन गए हैं। तो क्या लगता है कि बड़ा फेरबदल करने की फिराक में आप रहते हैं, और आप जो खाका तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, कई चुनौतियां ऐसी हैं जो आंतरिक चुनौती है आपको। प्रमोद महाजन लेकर आए थे गांधी परिवार के काउंटर के लिए वरुण गांधी और मेनका गांधी को। अब चूंकि कांग्रेस और गांधी परिवार आपके सामने कोई चुनौती रहा नहीं है, तो ऐसे में आप उनसे कह भी नहीं रहे हैं बाहर जाने की, और अंदर आने का कोई आप उनको कोई जिक्र छेड़ नहीं रहे हैं। ऐसे में वो बराबर बगावत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंतरिक चुनौतियां हैं, कैसे निपटेंगे इनसे? देखिए चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी है, ये विचारवादी पार्टी, ये आदर्शवादी पार्टी, ये जनता से जुड़ाव वाली पार्टी, ये वंशवादी पार्टी नहीं है कि एक परिवार में कोई नहीं रहा तो पार्टी रुकी। ये पार्टी लगातार चलती है।
कार्यकर्ता लगातार जुड़ा रहे हैं। आप जिन लोगों के नाम मुझे गिना रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा उनके रहने ना रहने से होगा। पार्टी एक निरंतर प्रवाह में रहती है और जनता से जुड़ाव में रहती है। विचार वाली पार्टी होने के कारण जनता से लगातार जुड़ाव जी। तो इसका लाभ आप ये बताए ना, आपने जिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम बताया, वो तो विधानसभा चुनाव में साफ नजर आ गया क्या था। और विधानसभा चुनाव में गठबंधन भी करा। और मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी इस तरह से 14 के बाद से लगातार तमाम प्रयोग कर चुकी है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, कभी छोटे दलों के साथ। ये लगातार हार का चौका जो लगा है, ये अपने आप जनता पार्टी के नेतृत्व की कुशलता, कार्यकर्ता की मेहनत, जनता से जुड़ाव उसको सदा बताता है, उसको जताता है, उसे सिद्ध करता है। और उधर दूसरी तरफ तो आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का मैं खास तौर से नाम लूंगा, उसके सहयोगी दल के लोग, तो उनके गठबंधन के लोग वो क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जबानी सुनिए। वो कह रहे हैं कि जनता से जुड़ाव नहीं, लोग आते नहीं है, एसी कमरों की बातें हो रही है नेतृत्व के लिए। तो ये जब इतना अंतर होगा तो पार्टियों के बीच में, तो मुकाबला कौन सा, जनता के बीच रहने वालों का। जो कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच रहा, इस विषम परिस्थितियों में, उन महामारी के हालात में, जब लोग घरों में बैठे थे या विदेश में बैठे थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीच में रहा। उसी का नतीजा रहा कि 2022 में योगी सरकार की ऐतिहासिक पुनरावृत्ति हुई, दोबारा सत्ता मिली। ये एक छोटी बात नहीं थी, ये एक बड़ी बात। तमाम कोशिशें करके देखे इन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के लिए, तो समाजवादी पार्टी अपने कर नहीं पा रही है। उनके अंतर विरोध है, चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं, चुनौतियां समाजवादी पार्टी के भीतर, चुनौतियां कांग्रेस के भीतर हो। और एक चीज और मैं संशय करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ नेतृत्व और जनता के प्रति लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। विधानसभा में 2 सीटें क्यों बची, विधान परिषद बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और इस बार लोकसभा के चुनाव आप 24 में देखेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को 24 में जो टारगेट हमने रखा है, माननीय योगी जी ने रखा है, उसे पाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या हमारे पास नहीं है। क्योंकि हम एक एक पल पे, एक एक चीज पे, एक एक बारीक कमी पे अपना आप विश्लेषण ना कर ईमानदारी से करते हैं, बल्कि उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है। और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन पे दिन बढ़ रहा है। 2017 में चुनाव में मिला था, 2022 में उससे ज्यादा वोटें पाके हम आगे बढ़े हैं। और 24 में, और हम 24 में जो 19 का जो गठबंधन करा था सपा बसपा ने, उसको भी हराया। और 22-24 में हमारे पास कोई चुनौती नहीं है, हम 100% लक्ष्य अपना पा रहे हैं। और आप देखेंगे, मैं और आप फिर इसी डिबेट में मौका मिला तो रहेंगे, ना रहेगा तो आप भी देखेंगे कि हम 24 पाएंगे। कमले वो लोग जो जनता से दूर हो चुके हैं, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमारे इसमें आवाजें कमानी शुरू हो गई थी थोड़ी सी, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के जनता की आवाजें कानने में छूट जाने पर हो गई। जनता से उनका कनेक्शन कट चुका है, जनता के सुख दुख का उन्हें पता नहीं है। वो परिवारवादी पार्टी परिवार का सोचती है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं रह गया। तो जनता ने उन्हें नकार दिया है। गढ़ में हारना, रामपुर और आजमगढ़ में हारना और यादव बाहुल्य इलाकों में हारना, ये अपने आप में उनके अंदर की चुनौती है। ये उनको सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी काफी काम कर रही है और हर वर्ग का उनको समर्थन मिल रहा है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, ये हमारा मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सेवा को सर्वोपरि मान के राजनीति करता है, तो उसका असर दिख रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का काफिला बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल की सोचे, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इंदुकांत जी, क्या लग रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर हारने के बाद जो एक तो पहले विधानसभा चुनाव हारी समाजवादी पार्टी, तो प्रादेशिक नेतृत्व की जो क्षमता थी उस पर कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। फिर रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व में जो भागीदारी है वो उतनी सशक्त होती नजर नहीं आती, और शायद इसी का फायदा बीजेपी को हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष की स्थिति उत्तर प्रदेश में जैसी मजबूत होनी चाहिए थी वो नहीं है।
और मैंने आपसे कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बिल्कुल स्वर्णिम इंदुकान जी, मैं अवसर आपका था। जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखिए निश्चित तौर पे, और एक मेरी बात पीछे चर्चा में रह गई। देखिए जो राजभर जी को लेकर साथ, ओपी राजभर जी को अपने साथ लेकर गए थे सपा के लोग, उस समय जब वो गालियां दे रहे थे, अपशब्द कह रहे थे भाजपा नेतृत्व के लिए, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन आज जब वही पलट कर करके उनको ऐसी बातें कह रहे हैं, उनके नेतृत्व को कह रहे हैं, अखिलेश जी को, तो सपा को देखिए उनकी तिरमिलाहट और छटपटाहट आपको साफ नजर आएगी। एक दूसरा, उन्होंने जो जेन्युइन सवाल उठाए थे, चाहे जब पार्टी छोड़े तो भाजपा के साथ छोड़े थे तो उनके खिलाफ, कुछ तो जो लोग छोड़ के जाते हैं जेन्युइन सवाल उठाते हैं, तो आपको एक आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि सपा के मुखिया अखिलेश जी चुनाव मैदान में नहीं आए और हम लोग रण क्षेत्र में लड़ते रहे सैनिक के तौर पे, ये अक्षम्य है और हमने उनसे चुनाव के दौरान रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं आए। तो इसका जवाब उनके तरफ से नहीं आया, उन्होंने सिर्फ उसको व्यंग्य करके छोड़ दिया ओपी राजभर जी को। तो इससे बात नहीं बनती। उन्होंने तो 3 लाइन की चिट्ठी जारी कर दी, एक ओपी राजभर के लिए और एक शिवपाल यादव के लिए। देखिए आप चाहे जहां जा सकते हैं। देखिए कोई राजनीति में अच्छा करना चाहता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी। मैं आपकी चर्चा में आने के पहले अभी देख रहा था, आप एक छोटा सा देखिए उदाहरण कांग्रेस के पतन का। 1974 में कांग्रेस को, विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय उत्तर प्रदेश में 425 सीटें हुआ करती थी, अविभाजित उत्तर प्रदेश में। 1974 में 215 सीटें थी, फिर 77 के आंदोलन के दौरान 47 सीटें आई, फिर 80 में 309, फिर 85 में 269, फिर अब देखिए डाउनफॉल 1989 में 94, 91 में जब अयोध्या का आंदोलन पीक पे था 46, 93 में 28, 1996 में 33, देखिए कांग्रेस का पतन, 2002 में 25, 2007 में 22, 2012 में 28, 2017 में 7 और अब 2। और समाजवादी पार्टी का भी, भाजपा का देखिए इसके विपरीत, जो सत्ता में है उनका उत्थान देखिए इसके ठीक विपरीत। 1974 और इस समय तो वो जनसंघ थे, 1989 से बीजेपी का ले लें या आप 1980 से ले लें जब बने, 1980 में 11, 85 में 16, 89 में 57, 1991 में जब अयोध्या आंदोलन पीक पे था, कल्याण सिंह ने सरकार बनाई 221, 1993 जब उनको बर्खास्त कर दिया गया था, वापस चुनाव लड़े 177, 1996 174, फिर 2002 88, 2007 51, 2012 आप कल्पना करिए 47, और सीधे वहां से जंप करते हैं जब मोदी जी आते हैं तो 2017 में 312। और अभी जब सपा को इतना बड़ा अवसर मिला था, उस समय भी भाजपा ने अकेले 255 सीटें दी। इसी तरह से लोकसभा में आप देखें कि पिछली बार 2014 में 73 अपने सहयोगी के साथ, स्वयं 71, और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी सिर्फ। और 2019 से क्या तस्वीर बदली, फिर समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ जब अलायंस किया तो उनको सिर्फ 5 सीटें मिली, बसपा ने 10 सीट उठा ली, और बीजेपी 64 और अपने उनके अलायंस के 2 अपना दल के लोग 66। तो आप ये देखें कि एक पार्टी चुनाव से चुनाव अपने को कैसे संघर्ष में रखना है, कैसे आगे बढ़ना है। और देखिए वो राष्ट्र की बात को ऊपर करते हैं, मंदिर की बात को ऊपर करते हैं। और मुलायम सिंह को मैंने भी कहा था, और सभी राजनीतिक लोगों का मानना है कि केंद्र की राजनीति में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से, और बिहार की राजनीति में आरजेडी, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। और क्या मैं एक बार बिल्कुल मैं आऊँगा आपके पास। ये जो एक बड़ा तुष्टीकरण का आरोप जो लग रहा है और लगातार हाशिए पे जाते जा रहे हैं, कितनी बार कहाँ विपक्ष में रहेंगे अनूप जी? चंद्रशेखर जी, विपक्ष में तो देखिए, विपक्ष में तो हम अभी हैं ही और मजबूत विपक्ष की भूमिका में अदा कर रहे हैं।
जहाँ तक मेरे पत्रकार मित्र भी कह रहे थे और मैंने भाजपा के भी प्रवक्ता बैठे हैं, नेता बैठे हैं, इनकी भी बात बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनी। क्या है चंद्रशेखर जी, हमको अपनी कमियां स्वीकारने में दिक्कत नहीं है। हमारे संगठनात्मक ढांचे में कुछ न कुछ त्रुटियां रही होंगी जिनके परिणाम हमको ये आए, लेकिन उसके बाद भी मैं उत्तर प्रदेश की जनता का कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 2017 के सापेक्ष 2022 में हमको और मजबूती से उत्तर प्रदेश में अपना और मजबूत होने का काम किया। लेकिन जहां तक हमारे संगठनात्मक कमियों की और त्रुटियों की बात है, तो उन्हीं को तो हम लोग पूर्ण रूप से सुधारेंगे। सुधारने के बाद 2024 में दुगनी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि बेहतर परिणाम आए। उस समय तो विधानसभा चुनाव में जब डिबेटें होती थी तो आपके प्रवक्ता समाजवादी की पार्टी के कहते थे शपथ ग्रहण कर रहे हैं, आप आइएगा, देखिएगा, बहस कीजिएगा, आप समझ नहीं रहे हैं। चंद्रशेखर जी वो और नेता और प्रवक्ता होंगे जो इस तरह की बात करते होंगे। मैं आपके साथ पहले लेकिन आपकी भाषा तो बहुत मर्यादित और बहुत ही संयमित और बहुत ही संस्कारित लग रही है, और शायद समाजवादी पार्टी को उसकी जरूरत है, जैसा आप बोल रहे हैं। अवनीश जी, ये चंद्रशेखर जी हमारी अपनी संगठनात्मक कमियां हैं, और मैं चूंकि संगठन का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को से लगाकर मेरे एक साधारण से अच्छा, और ये और बता दें आपको, अगर सत्ता में आ जाते ना तो अनूप दीक्षित नहीं होते यहाँ पे, फिर यहाँ पे वही भाषा होती। हाँ नहीं चंद्रशेखर जी, ऐसा नहीं। आप मेरा पिछले 17 अरे भाई, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती तो अनूप दीक्षित नहीं होते, या ऐसी चुटकियां बजा रहे होते। समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, जान रहे हैं आप क्या कर दिया बीजेपी का। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। अवनीश त्यागी जी, ये ऐसा आपको लगता है, बाकी ऐसा हमने देखा है भाई, हमने देखा है। आप और लोगों में और मुझ में तुलना नहीं कर सकते चंद्रशेखर जी। अवनीश जी, ये फायदा है कि शायद रामपुर और आजमगढ़ में जो हुआ उसके बाद जैसे केंद्र में कहीं ये लगता है कि बीजेपी से ज़्यादा ताकतवर कोई है नहीं, ऐसे ही कहीं जब उत्तर प्रदेश में भी वोट होगा तो लोगों का एक माइंडसेट होगा कि नहीं, यहाँ वोट खराब करने से बजाय यहाँ वोट डाल दिया जाए। तो और उस रणनीति को कैसे मजबूत करें, आप ये सोच रहे हैं? चलिए मैं आऊँगा आपके पास। अनूप दीक्षित जी, क्या इन गलतियों से आप सीख रहे हैं? आप संगठनात्मक जो त्रुटियां बता रहे हैं, ये कब तक सीखेंगे आप? चंद्रशेखर जी, जैसे जैसे कमियां सामने आती हैं वैसे वैसे आदमी सीखता है, और हम लोगों ने पिछले काफी समय को 2017 की आप स्थिति देखिए चंद्रशेखर जी, समाजवादी पार्टी की बेशक हमने कमियां बहुत अधिक रही होंगी, हम अपनी बात प्रदेश की जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए, हम 50 के आंकड़े में समेट के रह गए। आपको तो ये पता ही नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी बनी कैसे थी। मुलायम सिंह यादव पूछने गए थे काशीराम से, इंदुकांत दीक्षित जी बता देंगे आपको, उन्होंने ही बताया था कि ये उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग कर लीजिए, आप समाजवादी पार्टी बना दीजिए। क्यों इंदुकांत जी? बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए देखिए, इसीलिए आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी पहली बार समाजवादी पार्टी नाम से जो चुनाव लड़ी है वो 109 सीटें लेकर के वो आए थे, वो 1993 में है। तो जिस तरह से भाजपा का उत्थान हुआ और सीटें बढ़ी और घटी अयोध्या आंदोलन के आसपास, उसी समय उसका विरोध करते हुए और पूरी तरह से जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसके साथ खड़ा होकर के मुलायम सिंह का उत्थान हुआ। इसीलिए मैं कह रहा था अनूप जी, देखिए, एक तो मैं प्रशंसा करूं कि दीक्षित है इसलिए नहीं किया, अनूप जी को आपने सही कहा कि इनकी भाषा बहुत संयमित है और ये अपनी बातों को तो आप डिबेट में थे इंदुकांत जी, कैसी भाषा होती थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की? अरे उनके एक अभिनेता जो आपके कई बार शो में आए, हाँ, उन्होंने तो एक बार आपके शो में कहा आप हमें जानते नहीं है इंदुकांत जी, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो जानते होते तो ऐसी बात ही नहीं करते। ये उनके स्वर से नेशनल डिबेट में आपके चैनल पे। लेकिन समाजवादी पार्टी को अनूप दीक्षित जैसे प्रवक्ताओं की आवश्यकता है और यहाँ मौजूद है, ये भी अच्छी बात है जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अवनीश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता है उसकी भाषा शैली हमेशा मर्यादित रही है। कुछ चंद नए
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आ जाते हैं जो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। कहीं समाजवादी पार्टी हमको ये नहीं सिखाती। जी अवनीश जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलिए इंदुकांत दीक्षित जी, क्या बीजेपी की जो रणनीति है पहले से सब कुछ तैयार कर लेना, हमेशा चुनावी मोड में रहना, इससे विपक्ष को नहीं सीखना चाहिए? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। अवसर मिल गया है थोड़ा बोलने का, तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक, भाजपा तैयारी अवश्य कर रही है, लेकिन बिहार में भाजपा को एक सबक मिला है जिसकी चर्चा मैं पिछले दिनों आपके पूरी नहीं कर पाया था। मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। देखिए, भाजपा को जहां बड़े रणनीतिक राजनीतिज्ञों से मुकाबला हुआ है, वहां हाल के वर्षों में मोदी के नेतृत्व में भी मुंह का खाना पड़ा है, मुंह खानी पड़ी है। उदाहरण मैं आपको देता हूं। बिहार में रणनीतिक तौर पर उन्हें 2015 में भी नीतीश ने पछाड़ा और अभी सरकार बना के भी उनको वहां पार कर दिया। इसी तरह से आप देखें, दिल्ली के चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल से वो सक नहीं पाए, पूरी सरकार लगा करके। इसी तरह से आप देखेंगे कि जहां पे भी शरद पवार ने उनको महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी लंबे बड़ी सीटें जीतने के बाद भी किनारे करवा दिया 2-2.5 साल तक। ठीक है, तो जहां जहां उनको रणनीतिक, आप देख लें उड़ीसा में नवीन पटनायक ने उनको न सिर्फ बाहर किया राजनीति से प्रदेश की, और न घुसने भी नहीं दिया वापस। जी तो जहां जहां बड़े बड़े लोग, बड़े रणनीतिकारों से मुकाबला हुआ है बीजेपी का, वहां वहां उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट होकर के सिर्फ मोदी जी के नाम पे और अमित शाह के नेतृत्व के नाम पे सत्ता की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अपने साथ और बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट और ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों को डेमोक्रेटिकली लाना चाहिए। सिर्फ दूसरे पार्टी के लोगों को शामिल करके अधिक दिन तक राजनीति नहीं होती, उसका सैचुरेशन आ गया है। अगर बीजेपी इस बात से सावधान नहीं हुई तो उन्हें बड़ा मुकाबला जब मिलेगा, रणनीतिक तौर पर उनसे माहिर लोग मिलेंगे मैदान में। ममता बनर्जी का भी एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल का, तो वो फिर से मुंह की खा सकते हैं। इससे उसको सावधान होकर तैयारी करना पड़ेगा। जी अवनीश त्यागी जी, जहां मैदान खाली देखा वहां आप चूना डाल देते हैं। विपक्ष कुछ सीख नहीं रहा है इससे। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश भी इसी तरह पूरी तरह से आप क्लीन स्वीप कर लेंगे? लेकिन क्या लगता है लोकतंत्र में संभव है क्लीन स्वीप कर लेना? देखिए चंद्रशेखर जी, हमारे देश की जनता में लोकतंत्र बड़ा मजबूत हो सकता है। वो जनता बड़ी जागरूक है। जनता जहाँ कमी जिसकी देखती है उससे चेक करती है, जहाँ जिसकी अच्छाइयाँ देखती है उसको प्रोत्साहन। भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व माननीय नरेंद्र जी और एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला, और भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, परिश्रमी कार्यकर्ता, जनता के बीच रहने वाला कार्यकर्ता, ये इसके बल पर जो हमारी नीतियां हैं और नियत में कोई अंतर है, वो बिल्कुल साफ, इसके बल पे हम लगातार कर रहे हैं। क्लीन स्वीप जैसी चीजें होती हैं, वो हो रही हैं और दिख रही हैं। कि जिस तरह से 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में दोबारा जीती, ये भी अपने आप में छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। ये तब हुआ है जब तमाम तरह के गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुए। सारे गठबंधनों के प्रयोग हुए, कभी दो लड़के, कभी बुआ बबुआ, कभी छोटे दल, वो सब दिख रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, नियत और कार्यक्रमों के बल जनता के बीच में अपनी जगह लगातार बनाए। तो इसलिए जो हमारे पत्रकार महोदय, ठीक है, हम सबको साथ लेके चलने में भरोसा रखते हैं, सबका विश्वास जीतने में भरोसा रखते हैं, और सबका विकास समान दर्जे से होता है। यहाँ वंशवाद नहीं है, बिल्कुल, यहाँ परिवारवाद को तरजीह दी जाती है, क्षेत्रवाद को तरजीह। ठीक है, तो उसी के बल पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और 24 हमारा है, 27 भी हमारा। ठीक है। अवनीश त्यागी जी, दीक्षित जी, इंदुकांत दीक्षित जी, अनूप दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जैसे केंद्र में मजबूत विपक्ष नहीं है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि विपक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और धारदार नहीं है, और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए शायद उन्होंने अपनी रणनीति शुरू कर दी। अब देखना ये होगा कि रणनीति को जनता कितना कामयाब करती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए।